DSSB ने पीजीटी वैकेंसीज के रिलेटेड जो नोटिस निकाला है उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे तो ये नोटिस वैकेंसीज के रिगार्डिंग है कि इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बट स्टिल ये कोई गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज को देख के आप लोग खुश नहीं हो सकते। मीन्स कोई खुश होने वाली बात नहीं है इसमें कि हाँ वैकेंसीज आ रही है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं और हमें को पेपर देने का मौका मिलेगा। बट इस बार हो सकता है कि 50% जो कंपटीशन है वो अपने आप ही जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि DSSB ने इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही इस तरीके से फिक्स कर दिया है, या एज लिमिट इस तरीके से कर दिया है कि बहुत सारे बच्चे तो पहली बार ही पेपर देने से पहले इस पेपर को दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम कि कैसे, क्यों और ये सब क्या है। ये नोटिस 2 दिन पहले आया था, आप लोगों ने देख ही चुका होगा। मेरे को भी एक गुड न्यूज मिली थी, मीन्स मेरे करियर से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एज अ दिवाली गिफ्ट शेयर करूंगी और आपसे पूछूंगी कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बट स्टिल मैं शायद अब इसके बाद 90% श्योर हो चुकी हूँ कि मुझे कर ही लेना चाहिए, बाकी कोई नहीं। सो हम इसमें बात करते हैं। आपने 2 दिन पहले देखा होगा DSSB पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं। वैकेंसीज से रिलेटेड एक नोटिस आया है जिसमें 13967 वैकेंसीज हैं पीजीटी के लिए। ठीक है, 18 सब्जेक्ट है, मोस्टली सारे के सारे सब्जेक्ट पीजीटी के उसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। वो 18 सब्जेक्ट है तो उसमें 13,967, ठीक है, 13,1967 वैकेंसीज जो है वो आने वाली है, पीजीटी की आएंगी। और इसी के साथ सारी ही वैकेंसियों पर आपकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। मीन्स ये जो सारी की सारी वैकेंसीज हैं इसमें आपके इतनी सारी वैकेंसीज के लिए मीन्स 13,000 वैकेंसीज के लिए आपका पेपर लेके फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें से जो 50% वैकेंसीज होंगी, ठीक है, 50% जो वैकेंसीज होंगी वो जाएंगी प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, उनको करा जाएगा प्रमोट, आगे प्रमोशन मिलेगा या जो जाएंगी ना, तो अप्रॉक्स 50% वैकेंसी जाएंगी। मींस कि जो टीचर प्राइमरी टीचर में पढ़ा रहे हैं वो टीजीटी के लिए जो एलिजिबल हो गए हैं, और टीजीटी वाले जो इन्होंने 7 साल का मिनिमम टाइम पीरियड जो है कंप्लीट कर लिया है एज अ टीजीटी, अब वो आगे जाने के लिए मतलब प्रमोटेड है, मीन्स अब उनका पीजीटी पर एज अ पीजीटी प्रमोशन किया जा सकता है। जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो हम पहले नीचे बिल्कुल बेसिक पे काम करते हैं, ठीक है, फिर हम टीम लीडर बनते हैं, फिर हम मैनेजर बनते हैं, फिर हम एक पर्टिकुलर फर्म का मैनेजर बनते हैं, तो ऐसे पोस्ट होता है ना। तो सेम इसी तरीके से एक चैन होती है स्कूल में भी, प्राइमरी टीचर, फिर 5 साल के बाद आप टीजीटी के लिए, 7 साल के बाद फिर ठीक उसी के 7 साल के बाद पीजीटी के लिए, फिर आप वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, पूरी चेन होती है जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगती है। तो उसमें से जो भी टीचर इस बार ये क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना फिक्स कर चुके हैं, मींस की मिनिमम टाइम पीरियड एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो 50% एलिजिबल हो जाएंगे पीजीटी के लिए। ठीक है, तो आधी वैकेंसी तो आपकी ऐसी खत्म हो गई। 13,500 13,000 या 14,000 जो कर रहे थे, 7,000 वैकेंसी ऐसी की ऐसी चलेगी। ठीक है, उसके बाद बची हमारी 7,000 वैकेंसी। तो 7,000 वैकेंसीज में भी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि डेटा हमको देख के लगेगा 7,000 वैकेंसी, 7,000 वैकेंसीज आ रही है, 7,000 वैकेंसी पे पेपर देना है। तो आपने हर एक सब्जेक्ट में थोड़ी ना मास्टर्स करा हुआ है, आपके पास हर एक मास्टर्स की डिग्री थोड़ी ना है, आपने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स करा होगा। तो ये जो 7,000 वैकेंसीज है वो सिंपल 1 या 2 सब्जेक्ट्स की थोड़ी है कि पूरी टोटल मास्टर्स की 7,000 पे पेपर थोड़ी होगा। इन पे जो वैकेंसीज है अलग अलग डिवाइड होंगी, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, जिसकी भी चाहिए, साइंस की, 18 अलग अलग डिवीजन होगा इनका। ठीक है, तो उस 18 हिस्से करने के बाद आपके में हिस्से में कितनी वैकेंसीज आएगी? 300, 400 या ज्यादा से ज्यादा 500, है ना, जब इनका आप डिवाइड करोगे। तो आपके लिए DSSB 7,000 वैकेंसीज नहीं ला रहा, वो आपके लिए 400, 500, 600 वैकेंसी ला रहा है, क्योंकि ये डिवीजन होगा। जिस सब्जेक्ट में सिर्फ मास्टर्स के लिए वो उसके फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो पहली बात तो फिर ये वैकेंसी जो थी इतनी सारा, ठीक है, वो आपने राजपत्र आया था, गेस्टेड पत्र 2 दिन पहले, वो आपने अच्छे से देखा होगा, मैंने भी स्टडी करा, दिमाग खराब हो गया, सीरियसली इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया ना, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अभी बात करेंगे क्यों, क्योंकि मैं तो DSSB एस्पिरेंट हूँ और मैं पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा इससे क्या लेना देना है, मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हूँ, तो वो चीज भी डिस्कस करते हैं। तो वैकेंसीज की बात हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद DSSB पीजीटी ने जो एज लिमिट कर दी है ना, वो 30 कर दी है। ठीक है, पीआरटी की जो एज लिमिट है वो 30 थी, और उसी के साथ ही पीजीटी की एज लिमिट 30 कर दी है। सोच सकते हो आप, 30 साल पीजीटी के लिए, जो पहले थी 36। ठीक है, जो पहले थी 36, उसमें भी ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का, और पीएच वालों को 10-10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता था। 36 से सीधे हटा के 30 एज। अब मुझे नहीं लगता कि DSSB जनरल वालों को नौकरी भी देना चाहता है, क्योंकि क्या बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड डिसीजन है ये, बहुत ज्यादा।
बट सबसे बुरा तो मुझे ये भी लग रहा है कि 2 से 3 दिन हो चुके हैं इस सर्कुलर को आए हुए, बट किसी के मतलब किसी ने कुछ स्टेप उठाने की जरूरत ही नहीं समझा कि मतलब हमें कुछ प्रोटेस्ट करना चाहिए या एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए। बस यूट्यूब पे वीडियो आ रही है बहुत सारी बन बन के। अब आप अगर आपको लगता है ना कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कुछ करने वाले हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि देखो उनको तो ये एग्जाम देने नहीं है, उनका काम है पढ़ाना। इनको फेस कौन करेगा? जो ये एग्जाम देगा, जो इस एग्जाम में अपियर होंगे, जो ये एग्जाम आगे जाके बैठने वाले हैं, जैसे कि मैं और आप। तो हम लोगों के लिए ना स्टेप हमें ही लेना पड़ेगा, हम किसी के और के ऊपर नहीं बैठ सकते। हम कहते हैं ना कि अगर हम दुनिया में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेंज अपने आप में करो, अपने आप से करो। तो क्यों ना ये स्टार्टिंग भी हम लोग खुद मिलके करें। मतलब आप खुद लोग सोचो, 30 साल कितने सारे बच्चे हैं जो मेरे को, जैसे जो मैंने फेलियर वाली वीडियो डाली थी, मेरे रिजल्ट वाली वीडियो डाली थी, उसमें कह रहे थे कि दीदी हम 30 साल हमारी एज हो गई, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? और मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ता था, नहीं आप नहीं भर सकते। बट मैं उनको बोलती थी, बट यस आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, आप उसका फॉर्म भरो। बट अब मैं क्या उन बच्चों को बोल पाऊंगी कि 30 साल की उम्र में आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो? मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है? और जैसे कि मान लो 12th करी, मान लो 18 साल में हमारी 12th होती है, 2 साल हमने डाइट करी, 20 साल, 3 साल की ग्रेजुएशन जो एक सिस्टम वे में चलता है जैसे मैं चल रही हूँ, 23 साल में ग्रेजुएशन, फिर 2 साल मास्टर्स, 25 साल, 26 साल हो जाएगी डिग्री मिलते मिलते, फिर 28 साल तक हम बीएड करेंगे। ठीक है, 28 साल तक एक बच्चा एलिजिबल हो पा रहा है पीजीटी का पेपर देने। ठीक है, 28 साल का बच्चा एक एलिजिबल हो पा रहा है कि वो पेपर देगा, और 30 साल इन्होंने फाइनल एज कर दी। हो सकता है जब मैं प्रिपेयर हो गई, मेरे पास बीएड भी है, मेरे पास मास्टर्स भी है, सब कुछ, और मैं पेपर देने के लिए रेडी हूँ, बट क्या पता 2 साल तक, अगले 2 साल तक वैकेंसी ही ना आए और मैं पेपर ही ना दे पाऊँ और मेरी 30 साल एज खत्म। मीन्स कि मैं बिना पेपर दिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद भी वो एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। सोचो कितनी बुरी बात है ये तो मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ। देखो मेरे पास अभी एज है, मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ ताकि जो इस चीज से फेस कर रहे हैं ना वो इससे कनेक्ट कर पाए, खुद को रिलेट कर पाए। क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं जो पीआईटी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ एज, बट उनके पास चांस था कि कोई नहीं हम पीजीटी के लिए तैयारी करेंगे, टीजीटी के लिए तैयारी करेंगे, बट पीजीटी वालों का तो मौका छिन गया, वो चांस ही खत्म। मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि इसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ करना चाहिए। DSSS भी अगर ये गलत चीजें हमारे साथ कर रहा है ना तो हमें ही खुद के लिए स्टेप लेना चाहिए। अदरवाइज जो हम लोग पीजीटी की तैयारी, जो हम पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके हमें कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। आगे जाके क्या आप में से बहुत सारे जिनकी बीएड हो गई होगी वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है, और बहुत सारे जिनकी मास्टर्स हो गई वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है। मैं भी थी, अब हूं नहीं, बट पहले थी। अभी बताऊंगी वो कैसे चेंज हो गया, इसके थ्रू ही। सब इस पे एज की बात कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो सब लोग अब शायद भूल जा रहे हैं कि बीएड जो है कंपलसरी कर दिया है, वो भी इसके बारे में बात करते हैं। बट ये मैं कहना चाहूंगी, देखो पीजीटी की ना एज लिमिट 36 थी फॉर फीमेल्स के लिए, तो लड़कों के लिए कम थी और लड़कियों के लिए ज्यादा क्यों थी? तो DSSS का ये कहना था कि ये जो 25, 26, 27, 28 साल वाली एज होती है उसमें क्या होता है, गर्ल्स के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मीन्स की उनकी शादी वगैरह कर दी जाती है तो वो दूसरे घर में जाती हैं और थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में, कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। जब वो सिंगल होती हैं तो अभी उनके में थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं तो उनकी ग्रोम करने में, उनको एजुकेशन देने में वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं क्या 100% सच है। तो 27, 28, 29, 30 साल की जो लड़कियां हैं ये सब चीजें फेस करती हैं, उनको ये फेस करना पड़ता है और उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए ही DSSS ने लड़कों की एज लिमिट कम और लड़कियों की ज्यादा करी हुई थी कि जब 32, 33, 34 के साथ उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने लिए टाइम निकालती हैं और फिर वो पढ़ाई करना स्टार्ट करती हैं। इसीलिए उन्होंने 36 एज रखी हुई थी जो 40 तक जाती थी कि हाँ एग्जाम दे सकते हो 40 उम्र तक रिलैक्सेशन के साथ। बट अब तो वो चीज कहाँ पे हो पाएगी? क्या अब ये DSSS का जो रीजन था क्या वो अब वर्क नहीं करेगा? क्या अब लड़कियां शादी करना बंद कर देंगी या घर संभालना बंद कर देंगी? बहुत ही डिसअपॉइंटेड है ये कि इन्होंने जो पीआरटी की एज 30 थी, पीजीटी की भी एज 30 है। ये सोचो 12th के बाद हम सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा करके एलिजिबल है पीआरटी के लिए, पर पीजीटी के लिए हमको ग्रेजुएशन चाहिए, हमको बीएड चाहिए, हमको मास्टर्स चाहिए। तो बहुत ही गलत चीज है, इसको हम और आप ही कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को ही मिलकर इस पे डिसीजन लेना है। ठीक है, और एक थर्ड चीज क्या है, अब इन्होंने ना बीएड कंपलसरी कर दी, बीएड कंपलसरी कर दी। अगर ये बीएड कंपलसरी नहीं होती तो मेरे पास एमकॉम है, मैंने आपको बताया था, और डीएलएड है मेरे पास, ग्रेजुएशन है, बीकॉम और फिर एमकॉम। तो मैं उस एमकॉम के लिए मैं पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल थी। जो ये वैकेंसी निकलती मैं उस पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल थी, बट मैं अब एलिजिबल नहीं हूं क्योंकि इन्होंने बीएड कंपलसरी कर दिया। बीएड होना चाहिए तभी हम अब पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेरी तरह बहुत सारे
बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे। मैं इस बार जब DSSB PRT में मेरा नाम नहीं आया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। मैंने बोला मैं PRT का एग्जाम नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत ही गंदे तरीके से DSSB ने सारी चीजें करी हैं। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ठीक है कोई नहीं, PGT की वैकेंसी आएंगी, मैं श्योर थी कि आएंगी ही, क्योंकि पूरा वो कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो मैं PGT कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूँ, मैं PGT की तैयारी करूंगी और मैं भी कहीं ना कहीं सबको दिखाऊंगी कि देखो PRT का एग्जाम मेरे लिए से नहीं निकला, बट ये PGT का मैंने निकाला, या जो भी मन में एक उम्मीद थी, खुद को एक रिलैक्स करने वाली बात थी कि भाई हम कर सकते हैं। तो समथिंग ऐसा कुछ मैं भी सोच के चल रही थी कि MCOM के लिए मैं PGT कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं उसकी तैयारी करूंगी, मेरा बैकग्राउंड भी है तो ट्राई तो करते हैं। बट मैं वो ट्राई भी नहीं कर सकती, मैं एग्जाम नहीं दे सकती, क्योंकि इन्होंने B.Ed कंपलसरी कर दी। पहले B.Ed कंपलसरी नहीं थी। पहले क्या होता था, अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपने मास्टर्स की है तो आप PGT का एग्जाम दे सकते हो, PGT का एग्जाम भर सकते हो, दे सकते हो। और टचवुड आपकी मेहनत इतनी ज्यादा है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपकी जॉब लग जाएगी। B.Ed की वजह से आपकी जॉब नहीं रुकती, B.Ed नहीं है, इट्स ओके, आपकी जॉब लग जाती। और वो स्कूल वाले आपको 3 साल का टाइम दे देते कि 3 साल के अंदर अंदर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, आपको 3 साल के अंदर अंदर B.Ed करनी है। B.Ed तो 2 साल की होती है, तो हर बच्चा कर ही लेता। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बैठे होंगे कि PGT की वैकेंसी निकलेगी, हम भरेंगे, जिनके पास B.Ed नहीं है। काफी सारों ने B.Ed में एडमिशन ही नहीं लिया होगा कि हम तो एलिजिबल है, हम बाद में कर लेंगे, अगर नौकरी लग गई तो क्यों माइंड डिस्ट्रैक्ट करना। बट अब वो भी जो है PGT का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इन्होंने B.Ed कंपलसरी कर दिया है। पहले B.Ed कंपलसरी नहीं था। अभी एक चेक क्या होती है कि प्राइमरी टीचर, ग्रेजुएशन और B.Ed, ठीक है। B.Ed के बाद आप PGT के लिए एलिजिबल हो। मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि TGT के मेरे सब्जेक्ट नहीं बनते, B.Com से हूँ मैं, TGT के मेरे सब्जेक्ट नहीं बनते, मैं क्या पढ़ाऊंगी TGT में। TGT का मेरी कोई वैकेंसी, कुछ मेरा सब्जेक्ट नहीं बन रहा। PGT की बात करो तो मैं फॉर्म नहीं भर सकती क्योंकि मेरे पास B.Ed नहीं है, और जब तक B.Ed होगी पता नहीं आगे वैकेंसी आए ना आए और एज कहाँ जाएगी। मीन्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड वाला है ये। और प्लीज हमको कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी कुछ कर रहा है, वो बस यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, बैड डिसीजन, सैड न्यूज, ये वो, बट कोई कुछ स्टेप लेने के लिए बात भी नहीं कर रहा है। मीन्स हमें एटलीस्ट कुछ करना चाहिए, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। अगर इससे अच्छा है कि हम लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, एक हमें गाइड करने मिल जाए, कोई भी बहुत बड़ा यूट्यूबर वो अगर हमें एक लीड भी करे ना कि हमें ये करना है, तो बाकी सब हमें कर लेंगे, बस हमें गाइडेंस चाहिए। तो हम प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे जो भी, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत ही गलत डिसीजन है 30 साल की एज का। और इसके साथ ही B.Ed कंपलसरी कर दिया। पहले ऐसा था कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन और मास्टर्स है तो आप PGT का फॉर्म भर सकते थे, उसके बाद क्लियर होने के बाद 3 साल आपको दे दिया जाता था, उसमें B.Ed करना होता था। और अब B.Ed मतलब मीन्स आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और B.Ed होना चाहिए और मास्टर्स होना चाहिए। मीन्स कि ये 7 साल की डिग्री आपको होनी चाहिए, 7 साल की। मीन्स अगर आप 20 साल से भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो 27 साल तक जाकर के आप फॉर्म भर पा रहे हो। और अगर आप किसी तरीके से पहली बार में रह गए तो 30 साल में आपकी एज खत्म, उसके बाद आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। मतलब बहुत ही गलत है ये चीज। और इसके साथ ही कितने सारे बच्चे होंगे जिनकी एज 30 to 36 में होगी। मोस्टली जो PGT वाले बच्चे होते हैं ना, ये 30, 31, 32 यही होते हैं, यही तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि 28-29 साल से इनकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है, ढंग से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तैयारी करते करते 1-2 साल हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास PGT का चांस है, हम देंगे। तो वो सारे बच्चे अब इसमें वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। बहुत गलत डिसीजन है ये। और ये जिनके पास एज है ना, जो भी PRT की तैयारी कर रहे हैं, देखो जाना तो आपको भी TGT लाइन में ही है या टीचिंग लाइन में ही है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ना हमें भी फेस करना पड़ेगा। अभी हम सोच रहे हैं ना कि हमारे ऊपर बात नहीं है, हम तो एलिजिबल है, बट हमारे पास चांस है अभी, बट देख लेना आगे जाके कहीं ना कहीं हमें जरूर फेस करना पड़ेगा ये। बस हाँ एक ये है कि जिन्होंने B.Ed करा हुआ है, दिल्ली में इसको B.Ed बोलते हैं, B.Ed वाले इस PGT के लिए एलिजिबल है, ठीक है। B.Ed वाले PGT के लिए एलिजिबल है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होता है। दिल्ली में इसे B.Ed बोलते हैं, B.Ed बोलते हैं, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होता है, वो इसके लिए एलिजिबल है। बट हाँ उनके पास भी मास्टर्स होनी चाहिए। तो ये था वो नोटिस DSSB का जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था।